नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जितने भी हैं कवर करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इससे पहले बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है पेगासस, ये जो है वो क्या है? एक कृत्रिम होशियारी से संबंधित एक सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी, एक खेल संबंधित कंपनी या खेल संबंधित ऐप। आंसर की बात करें तो पेगासस एक्चुअल में एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित किया गया था। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो कि लोगों के फोन के माध्यम से जासूसी करता है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि होशियारी वाला भी नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, ऐप वगैरह कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम जो है वो है? पेपर, ऑप्टिमस, एटलस, इस तरीके से ऑप्शन है। 69 68 बीपीएससी वाले में आया था ये क्वेश्चन। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑप्टिमस जो है वो सही होगा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ने ऑप्टिमस नाम से ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस इंसानों जैसा कई काम जो है वो करेगा। हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर के द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है? क्यूरोसिटी या फिर सोजोर्नर या परसेवरेंस या स्पिरिट, इस तरीके से ऑप्शन है। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका परसेवरेंस सही होगा। प्रश्नकाल के दौरान नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 5वें मंगल रोवर का नाम परसिवरेंस रखने की घोषणा की है। पहले रोवर को इसके कोड नेम मार्स 2020 के नाम पर रखा गया था और 5वें मंगल रोवर परसिवरेंस के नाम से सुझाव 7वीं ग्रेड के छात्र हैं एलेक्स मैथर, उन्होंने दिया। इसकी घोषणा नासा के विज्ञान निदेशक थॉमस जुरबुचेन ने बर्क वर्जीनिया के लेक ब्रैडरॉक सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम में किया था। तो मेन नाम याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड, पराबैंगनी, माइक्रोवेव या एक्सरे? आंसर यहाँ पर आपका माइक्रोवेव सही होगा। मोबाइल संचार व्यवस्था में माइक्रोवेव विकिरण प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? परमाणु रिएक्टर, कृषि, रेलवे, रॉकेट, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर रॉकेट सही होगा। निम्न तापकी या क्रायोजेनिक भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करके उसको व्यवहारिक प्रयोग में लाया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है अंतरिक्ष यान या फिर रॉकेट में। और क्रायोजेनिक इंजन तरल ऑक्सीजन एलओएक्स तथा तरल हाइड्रोजन एलएच2 का उपयोग करके प्रणोदक के रूप में भी किया जाता है, जो कि क्रमशः -183 डिग्री सेल्सियस और -253 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीभूत होता है। इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन साइंटिफिक या इंडियन स्पेस रिसर्च या इंडियन इंटरनेशनल साइंटिफिक। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह है इसरो की फुल फॉर्म। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह है हिंदी में फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 15 अगस्त में। मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला है, इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका बेंगलुरु जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1970, 72, 75, 80? आंसर यहाँ पर 1975 जो है वो सही होगा। आर्यभट्ट की अगर बात करें तो भारत का पहला उपग्रह जिसे सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3 एम प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार बैकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। ये आपका यहाँ पर सही होगा। TERLS ये क्या है? एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन, भारत द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट, एक अंतरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केंद्र, यूएसए द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट। आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। TERLS का फुल फॉर्म होती है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 110, 111, 010 या 100, इस तरीके से, मतलब 7 को किस तरीके से लिखा जाएगा बाइनरी कोड में? तो आंसर आपका यहाँ पर 111 सही हो जाएगा। संख्या 7 को बाइनरी कोड में 111 लिखा जाएगा। बाइनरी कोड में दो मान 0 और 1 का प्रयोग जो है वो किया जाता है।
आईएनएस विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? HMS हर्मिस या HMS अर्गस, HMS फ्यूरिस, HMS आर्क रॉयल? आंसर यहाँ पर HMS हर्मिस सही हो जाएगा। तो आईएनएस विराट को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निर्मित किया गया था। ब्रिटेन के द्वारा निर्मित इस पोत को पहले HMS हर्मिस के नाम से जाना जाता था और ये पोत मार्च 2017 को सेना से रिटायर भी हो गया है। अगला है स्पैम का संबंध किससे होता है? संगीत से, कला से, खेल से, कंप्यूटर से? तो स्पैम आपका कंप्यूटर से संबंधित होता है। स्पैम अवांछित ईमेल, संदेश या विज्ञापन होता है जिन्हें यूजर की अनुमति के बिना उनके अकाउंट पर बार बार भेजा जाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य होता है कैसे डाटा चोरी किया जाए। अगला इनमें से कौन सा एक 3G दूर संचार है? UMTS, GRPS या GRPS और एज, विमैक्स एज या विमैक्स और UMTS? आंसर यहाँ पर विमैक्स और UMTS ये दोनों 3G दूरसंचार तकनीक हैं। फुल फॉर्म क्या होती है विमैक्स? तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव फॉर एक्सेस, किसी भी डाटा को बिना तार संचार की सुविधा प्रदान करना। UMTS क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, तीसरी पीढ़ी की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसे 4G प्रौद्योगिकी में विकसित किया गया है। इसका सबसे आम रूप है WCDM है। अगला क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः उपयोग किया जाता है? OCR, MICR, OMR या PCR? आंसर यहाँ पर आपका OMR जो है वो सही होगा, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका यूज किया जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने के लिए। बाकी जो OCR लिखा है इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? O से होता है आपका ऑप्टिकल, C से होता है कैरेक्टर और R से होता है रिकॉग्नाइजेशन। तो ये OCR की फुल फॉर्म होती है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक, C से कैरेक्टर और R से रिकॉग्नाइजेशन। ये MICR जो होता है और OCR होता है, सारे कंप्यूटर में ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। PCR क्या होता है? तो ये होता है पॉलीमेराइज, C से चेन, R से रिएक्शन। आगे बाकी फुल फॉर्म दी भी गई है। OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसके द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट और इमेज को कंप्यूटर के पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदला जाता है। OCR क्या करता है? टेक्स्ट और इमेज को कंप्यूटर के पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदला जाता है। और देखेंगे तो OCR आपको नॉर्मली मोबाइल के कैमरे में भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक इमेज है, तो इमेज में जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप वहां से कॉपी कर लेते हैं, किसी भी लैंग्वेज में इसको चेंज कर लेते हैं, तो वही चीज यहाँ उसी का दूसरा रूप OCR के रूप में देखने को मिलता है। MICR जो है ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक पर आधारित कोड है जिसका उपयोग बैंकों के द्वारा चेक क्लियरेंस में होता है। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। अगला है एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह एक मौसम उपग्रह है, एक भारतीय उपग्रह, एक भूस्थैतिक उपग्रह? आंसर यहाँ पर एक भूस्थैतिक उपग्रह हो जाएगा। एप्पल द एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एक भारतीय संचार उपग्रह जो कि एक भूस्थैतिक संचार उपग्रह है। इसका एप्पल जो है वो भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 के द्वारा जो है वो सफलतापूर्वक भेजा गया था। इसे 19 सितंबर 1983 को बंद भी कर दिया गया था। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित था? लखनऊ, देहरादून, बेंगलुरु, कोलकाता? आंसर यहाँ पर देहरादून जो है वो सही होगा। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में 1977 में देहरादून में स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? आकाश, नाग, पृथ्वी, तेजस? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर तेजस सही हो जाएगा। आकाश, नाग और पृथ्वी भारत में निर्मित मिसाइल है, जबकि तेजस भारत के द्वारा निर्मित एक स्वदेशी फाइटर जेट विमान है। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं अंतरिक्ष यात्री, चिकित्सक, अभियंता या नाविक? तो सोनार जो यूज किया जाता है वो आपका नाविक के द्वारा यूज किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक ऐसी युक्ति है जिसका यूज ध्वनि प्रसार के माध्यम से समुद्र में नाविकों के द्वारा पानी की सतह अथवा उसके अंदर वस्तु जैसे डूबे जहाज अथवा जहाज के मलबे आदि का पता लगाने के लिए यूज में लाया जाता है। अगला, अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायो फ्यूल का यूज करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी में से कौन सी है? जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर इंडिया या स्पाइस जेट? आंसर स्पाइस जेट सही होगा। स्पाइस जेट ने बारबाडियर Q400 से देहरादून दिल्ली के बीच उड़ान का सफल परीक्षण किया था। इसके साथ ही भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को जो है वो उड़ाया है।
बाकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विकसित देश ऐसा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन विकासशील देशों में उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश है। दुनिया की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट ने लॉस एंजल्स से मेलबर्न के लिए जो है वो उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन आपका, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था? अपेक्षिता से संबंधित दिया गया था, या फिर आपका बोस आइंस्टीन संगणन, या शांति और ऊर्जा की तुल्यता, या प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। साथ ही जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का है। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² इसके लिए विख्यात थे। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, ऑप्शन में अपेक्षिता भी दिया गया है और बोस आइंस्टीन भी दिया गया है, पर यहाँ पर जो है बात की गई है कि सापेक्षता का सिद्धांत, तो इसके लिए ये विख्यात थे, परंतु जो क्वेश्चन में पूछा गया वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के लिए 1921 में मिला था इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, तो वो भी याद रखिएगा। अगला, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? GSLV-F7 या 9 या 5 या फिर 8? आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, GSLV-F8। GSAT-6A उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड द्वारा किया गया। इस उपग्रह को GSLV-F08 लॉन्च पैड द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। GSLV-F08 GSLV की 12वीं उड़ान थी और स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ 6वीं उड़ान थी। GSAT-6A का वजन 2140 किलोग्राम और 1 अप्रैल 2018 को इसरो द्वारा 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित संचार उपग्रह GSAT-6A से संपर्क टूट गया था। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में इनमें से किस देश ने सदस्यता ग्रहण किया? फिलिस्तीन, इजराइल, भारत या ईरान? आंसर यहाँ पर आपका भारत जो है वो सही हो जाएगा। 1 जून 2016 को भारत बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए स्थापित हुआ था हेग आचार संहिता। इसका सदस्य बनने वाला विश्व का 138वां देश जो है वो बन गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। और इसका कार्यकारी सचिवालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। मेन इसमें कैसे बैलिस्टिक जो मिसाइल है उनका उत्पादन, उनके परीक्षण, उनके निर्यात, इन पर अंकुश लगाने को लेकर के इसको जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित होगी? यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र जो है वो सही होगा। महाराष्ट्र के अंतर्गत हिंगोली नामक जिला है जहां पर आपका ये लैब स्थापित की जाएगी। भारत की ये पहली और विश्व की तीसरे लिगो प्रयोगशाला जो है ये होगी। ये नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका द्वारा प्रायोजित है। कड़ी तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक है, मृदा प्रदूषक है? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी कि वायु प्रदूषक सही होगा। कड़ी तत्व वायु प्रदूषक होते हैं, वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक में प्रमुख है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो G है वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कि जनरेशन सही हो जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। वर्तमान में तकनीक 2G के आगे 3G, 4G, 5G भी आ गया है और इन सभी तकनीक में अगला पहले से कुछ तकनीकी सुविधाएं ज्यादा। अगला, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई या देहरादून? आंसर यहाँ पर कोचीन सही हो जाएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ केरल राज्य के अंतर्गत कोचीन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत, इसका कोचीन में जल अवतरण जो है वो किया था। तो मेन केवल नाम याद रखिएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग या बुशबॉल या ऑस्टिन? आंसर यहाँ पर रॉबर्ट वॉटसन सही हो जाएगा। रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका आविष्कार क्या है? रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने स्कॉटलैंड में 1930 में जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक गैसों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, किससे होती है?
आंसर यहाँ पर बात करें तो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के कारण घटने वाली वातावरणीय घटना को कहते हैं अम्ल वर्षा। उद्योग और यातायात के उपकरणों से निकलने वाली गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही अम्ल वर्षा कहलाती है। ये पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदाय के लिए काफी घातक है। पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। अगला है इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 4 फरवरी 1975, 18 मई 1974, 10 जुलाई या फिर 19 अप्रैल। आंसर यहाँ पर 10 जुलाई 1992 सही होगा। 4 पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A को एरियन 4A रॉकेट के द्वारा 1992 अगस्त को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अगला लिनक्स आपका एक क्या है? तो ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लाइनेक्स बेसिकली कहते हैं, लिनक्स है लिखा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस पर डाटा संबंधी कार्य अधिक किया जाता है। इसी के साथ यूनिक्स का भी यूज किया जाता है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज है, एंड्रॉयड है, ubuntu है, ये सब आपके आते हैं। अगला HIV द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? 6 रोग है, आंत्रशोथ है, कैंसर है, एड्स है। आंसर यहाँ पर आपका एड्स जो है वो सही होगा। एड्स की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस रोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इस रोग का विषाणु HIV है। ये रोग असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान, अनियमितता, नशे के लिए इंजेक्शन, इन सबसे फैलता है। एड्स रोगी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। इससे किसी रोग के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर सकते हैं। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का जो परीक्षण है वो कौन सा है? एलिसा परीक्षण है। अगला इनमें से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूस्मी ऊर्जा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था TRE 3 में, जहां पर नवीकरणीय व नवीकरणीय करके आया था क्वेश्चन। यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत की अगर बात करेंगे तो सौर ऊर्जा आपका सही हो जाएगा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, सौर ऊर्जा के उत्पादन की यहाँ पर संभावनाएं हैं सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? SA बोस या भाभा या चंद्रशेखर जी या भटनागर जी। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी HJ भाभा। होमी जहांगीर भाभा पूरा नाम है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है और डॉक्टर भाभा ने 1944 में टाटा से परमाणु ऊर्जा पर शोध के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। टाटा ने 1945 में टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। भारत सरकार के द्वारा 10 अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन किया गया था और भाभा की मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में। और बाद में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क। अगला अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जो है वो किसे जाता है? भटनागर को, डॉक्टर वी साराभाई को, या फिर कासिम, या फिर रमन। आंसर यहाँ पर विक्रम साराभाई सही होगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित जो संस्थान है उसमें कौन कौन से? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम आदि। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। इन्होंने व्यवहारिक रसायन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे BPSC 69th वाले क्वेश्चन और साथ ही साथ देखेंगे जितने भी टीचर वाले पोर्शन से क्वेश्चन है वो। तो विगलन प्रक्रिया, सौर सेल की सहायता, इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करना या कठोर जल का शोधक के रूप में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा जो है ये सही होगा। तो शीघ्र उत्पादी रिएक्टर या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं एक नाभिकीय रिएक्टर है जो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करके बिजली उत्पन्न करता है। परमाणु विखंडन के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, उसे यह रिएक्टर दोबारा इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। बाकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम को कूलेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न हमारे अलग से जो कि
विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर के अंतर्गत बीपीएससी 69th वाला बीपीएससी प्री में आया है क्वेश्चन। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना या एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है, उसे कहते हैं मैनहट्टन परियोजना। ये परियोजना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। शोध निर्माण और विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन भी होता था। अगला है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम। ये शायद क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, सोफिया, एटलस, पेपर या ऑप्टिमस। 69 बीपीएससी में आया वो क्वेश्चन। आंसर यहाँ पर ऑप्टिमस सही हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। टेस्ला के सीईओ कौन? एलन मस्क हैं, ये तो आपको पता ही है। और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के एआई डे इवेंट में अपने बहुप्रचारित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया था। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2024 में अपने रोबोट का एक प्रोटोटाइप भी प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन, HMX का या के पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, हेज मोनोटाइजिंग जेनोकरेंसी या हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव। तो कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। एक और दो, दो तीन, केवल एक, पहला चौथा। आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ये भी 69 बीपीएससी का ही है प्री वाला। तो आंसर यहाँ पर केवल और केवल पहला सही होगा। HMX की फुल फॉर्म होती है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसे ऑक्टोजन और साइक्लोटेट्रामेथिलीन टेट्रानिट्रामाइन के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। HMX का यूज किया जाता है परमाणु उपकरण, प्लास्टिक विस्फोटक, रॉकेट ईंधन और बस्टर चार्जर्स में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, सब चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से जो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वगैरह वाले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 69 बीपीएससी प्री 2023 में आया क्वेश्चन आया है कि जो चैट जीपीटी है, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, इसमें जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज या GUID पार्टीशन टेबल या फिर ग्रूव्ड पैकबोर्ड ट्रस्ट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। जिनको नहीं पता है, चैट जीपीटी ये एक तरीके से एआई बेस्ड है जिसमें आप कुछ भी क्वेश्चन कहेंगे, कोई काम कहेंगे, कोई लेटर एसे, या आप कहेंगे कोई योजना बनानी, कोई बर्थडे पार्टी, मतलब कुछ भी आप कहने को कहेंगे वो पूरा एकदम टेक्स्ट बना करके आपको पूरी योजना बना करके जो है वो दे देगा। कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जीके जीएस क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि अपडेटेड वाली चीजें आप देखेंगे तो ज्यादा लेटेस्ट अपडेट तक का इसमें देखने को नहीं मिलता है। पर अगर कोई काम कराएंगे, कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे, इस तरीके के सारे काम जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। ये एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करता है। चैट जीपीटी में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है जिसे मनुष्य के लिए समझना आसान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी 69 बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कोबरा, पाइथन या फिर स्क्वेरल, जावा पूछा गया है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा या सभी। आंसर यहाँ पर की बात करें तो आपका आंसर उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कोबरा भी कंप्यूटर भाषा है, पाइथन भी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि सांप की प्रजातियां हैं, और स्क्वेरल भी है, और जावा तो जानते ही हैं सभी, बाकी कोबरा पाइथन ये सभी हैं। तो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है। इसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वो किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का यूज विशेषतः संगणक के साथ किया जाता है। संगणक का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से है। वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिसमें से पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्प, कोबरा, स्क्विरल आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। पूछा गया पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। ये भी क्वेश्चन 69 बीपीएससी प्री में आया हुआ है। अधिकतर क्वेश्चन सब प्री वाले हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था तकनीकें 5G मोबाइल नेट संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी, तो तीनों हो जाएंगी। 5G तकनीक मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव है, और नेटवर्क स्लाइसिंग, LOT, और क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G पांचवी पीढ़ी को सेलुलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशन एक तरफ दिए गए, एक तरफ खोज दी गई है, सही मिलान करना है, कौन सा किससे मैच होगा?
तो कैसनी, हुजो, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास और नीचे आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्री में ही आया हुआ है। आंसर की यहाँ पर मिलान डायरेक्ट ही बात करते हैं। आंसर आपको 2, 1, 4, 3 बता देते हैं, फिर डायरेक्ट बात करते हैं। अंतरिक्ष मिशन जो कैसनी ह्यूजेंस है ये शनि और उसके वलय से संबंधित है। जूनो जो आपका है वो बृहस्पति से संबंधित है। आर्टेमिस जो है ये आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है। और वेरिटास जो है वो आपका शुक्र ग्रह से संबंधित है। इस प्रकार से सही मिलान होगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये आया है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 मतलब 6 से 8 के लेवल पे आया हुआ है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, ये कौन सा। आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करता है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तित, संचारित, संसाधित और संग्रहित कर सकता है। फोटोवोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक गीगाबाइट यानी एक जीबी जो है वो कितने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन प्राइमरी में पूछा गया था, पेपर 2 शिफ्ट 2। 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी, तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी के। ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये जो है वो सही होगा। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स के, 1 एमबी बराबर होता है 1024 किलो बाइट के और 1 टीबी बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के। सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता थे जो कि बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, नाम से जाने थे नहीं जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिन्हा और चौथा है राम मनोहर लोहिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।